बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के बाद बदलती हुई सूरत हाल, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी आमने सामने हैं और एक वाक़या पेश आया था पार्लियामेंट के बाहर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लीगी रहनुमाओं को ज़दोकोब किया था और उसके बाद फिर सियासत के हवाले से जिस तरह की खींचातानी देखने में आई और आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल पर जिस तरह अंडा फेंका गया, स्याही फेंकी गई, जूता मारने की कोशिश की गई, क्या ये हम अपने अवाम को इस तरह का सबक दे रहे हैं कि सियासी असलूब ऐसे ही होते हैं? क्या सियासत यही होती है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के साथ साथ अवाम भी अदम बर्दाश्त का रास्ता इख्तियार करने लगें? अगर हम मफाहमत का रास्ता नहीं अपनाएंगे, अगर जमहूर और जमहूरियत एक सही डगर पर नहीं चलेंगे तो मुल्क की मईशत और मुल्क में इस्तेहकाम किस तरीके आएगा? ये जो सियासी अदम बर्दाश्त ने जन्म ले लिया है, ये ख़त्म किस तरीके होगी और इसके लिए सियासी रहनुमाओं को किरदार क्या अदा करना होगा? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा डॉक्टर रोमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सियासी इल्जामात लग रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुस्ताफी होने का बयान सामने आया, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करनी है आज जो शहबाज गिल साहब के साथ वाकया पेश आया। जब एक सियासी रहनुमा के साथ कोई वाकया पेश आए और दूसरी पार्टी का सियासी रहनुमा इस तरह का बयान दे कि आज हमारे टाइगर्स ने सही तरीके से मुकाबला किया है, फिर इस तरह का ही सियासी बर्दाश्त का माहौल जन्म लेता है। आप नहीं समझते कि हमें अपने सियासी बयानों में भी इस्तेहकाम लाना होगा, उसे नर्म रवैया अपनाना होगा? जिन्होंने देखिए यासिर भाई, और आप और राना अजीम दोनों जानते हैं आज आपने इस टॉपिक के ऊपर मुझे क्यों सिलेक्ट किया। आप और भी किसी को कर सकते थे। आपको पता है कि मैंने हमेशा मोहब्बत, रवादारी और पेशेंस की बात की है। सियासत जिसको इबादत कहते हैं, सियासत जिसको खिदमत कहते हैं, मगर यहाँ पे सियासत हो गई है अदाकारी और लोग अपने लीडरों को खुश करने के लिए, ऐसे को तैसा जवाब देने के लिए हर पार्टी के अंदर ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो इस किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में, एक में नहीं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में देखे हैं। मैं जब PMLN में था तो कोर्ट के बाहर एक कोर्ट लगती थी और जिस किस्म की लैंग्वेज जो लोग इस्तेमाल करते थे, तो मैं मैडम मरियम नवाज को कहता था, मैंने कहा आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप यही आपके लिए बहुत है। और आज जिस किस्म की, क्योंकि हुकूमत के अंदर बहुत पेशेंट और रवादारी होनी चाहिए। जब पेशेंस नहीं है, और ये हर मजहब भी सिखाता है, इंसानियत भी सिखाता है कि आप इज्जत से पेश आए, और ये अदब आदाब आदमी अपने माँ बाप और अपने उस्ताद से सीखता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि किस किस्म की नसीहत दी गई है, कि किस किस्म की लैंग्वेज यूज की जाती है पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर। और जब हम लोग, मेरे जैसे लोग अगर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर बात करते हैं तो फिर लीडरान की तरफ से हर पॉलिटिकल पार्टी में, जब PMLN में था तब भी वो कहते थे कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानेंगे, ऐसे को वैसा जवाब देना चाहिए। और अभी इस पार्टी में हो तो यहाँ पे भी ये ऐसी बात करती है। मगर हर आदमी की रेस्पेक्ट अपने हाथ में है कि वो अपने आप को कैसे बचा के रखता है। इतना अरसा, हमें भी 20 साल पॉलिटिक्स में हुए हैं, किसी भी टीवी चैनल के ऊपर किसी जगह पे भी बहुत सारे ऐसे लोग टकराते हैं, हम हाथ बांध के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आदमी की रेस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। ये जो माहौल इस वक्त जो कल्चर बना हुआ है, इस कल्चर से जो है ना बेजारी हो रही है लोगों को। डॉक्टर रमेश साहब, हमने आपको लिया भी प्रोग्राम इसलिए है कि आप वो सारी हकीकतें बयान कर देते हैं, चाहे उसमें आपकी पार्टी नाराज हो या ना खुश हो, आप बयान कर देते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। डॉक्टर साहब, ये माहौल बन गया इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ, उसके बाद आज लाहौर में जो हुआ, उसके बाद हमने देखा कि उनकी खवातीन जो करती रही। क्या ये कल्चर ख़त्म हो सकेगा? और अगर यही कल्चर रहा तो आगे आने वाले दिनों में तो हमें नज़र आ रहा है कि खूनी फसादात हो सकते हैं, आपस में ऐसा क्रैश हो सकता है कि कारकुन के दस्ते गिरबान होगा और लीडर जो है कोई भी किसी जलसे में तकरीर नहीं कर सकेगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी होनी चाहिए। मैंने जब अपना PTI में था, जब आया, तो जब प्राइम मिनिस्टर का पहले ओथ हो रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा कि मैं स्टाफ कॉलेज वगैरह जहाँ ब्यूरोक्रेट्स के 1920 और 2021 जहाँ प्रमोशन होते हैं, वहाँ पे मैं मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर और एथिक्स के ऊपर मैं लेक्चर देने जाता हूँ। मुझे आप हफ्ते में एक दिन दें कि मैं इन पार्लियामेंटेरियन को लेक्चर दूँ।
जो कम से कम समझे कि भाई पार्लियामेंट्री एथिक्स क्या होती हैं, उसका सिस्टम क्या होता है। इस तरीके से लीडरशिप जो है, पहले तो उसको एक्शन लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट को निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए, उसकी अहमियत बढ़ाने के लिए, अखलाकियात जो है वो उसके लिए स्पीकर की सरबराही में हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत अच्छे सुपर लोग भी बैठे हुए हैं। हर बंदे हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, पीटीआई के अंदर भी है, पीएमएलएन के अंदर भी है। उन पार्लियामेंट्री लीडरों की एक कमेटी होनी चाहिए, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। ऐसे लोग आगे बढ़े जो ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लें, और स्पीकर साहब भी जो ऐसी बात करे, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो, उसको बाकायदे 2 दिन 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दे कि भाई आपका आना जाना बंद है। जब उसकी डॉक्टर साहब जब इस्लामाबाद वाकया हुआ तो उस पर वजीर आजम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, उस पर आपकी जमात के अंदर से बहुत से लोगों ने नाराजगी का इजहार किया, लेकिन जो आज वाकया लाहौर में हुआ है उस पर अभी तक मुस्लिम लीग नून के अंदर से किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से कोई ऐसी बात भी नहीं आई। बदकिस्मती है ना, ये बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, अगर ऐसे किसी भी कारकुन के ऊपर या किसी लीडर के ऊपर ऐसी चीज होगी तो अगर उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कल उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो कम से कम ताली एक हाथ से नहीं बजती, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ बनती है, रेसिप्रोकल अमल के साथ बनती है। अगर रेसिप्रोकल अमल होगा तो ये चीज पायदार होगी, अगर रेसिप्रोकल नहीं होगा तो एक मर्तबा उसकी रेस्पेक्ट की जाएगी, दूसरी मर्तबा डॉक्टर साहब आप सियासी अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? अगर अपोजिशन जमातों को लिया जाए तो वो इस रवैये की सबसे बड़ी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं, उसकी वजह आपकी नज़र में क्या है? और अगर आप पार्लियामेंट का ही हाल देखें तो सिंध असम्बली में आए रोज़ दस्तों गिरेबां होते हैं हमारे कौमी असम्बली के मेंबर, सूबाई असम्बली के मेंबर। तो इस तरह का जब रवैया पार्लियामेंट के अंदर अपनाया जाएगा तो फिर आम गली कूचों में अमनो अमान और इंसाफ को यकीनी बनाना तो दूर की बात है। 2 वजूहत हैं इसकी, राना साहब इसको, राना आजिम इसको इंडोर्स करेगा। एक ये कि पीटीआई के अंदर चंद हम लोग हैं जो मतलब सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं हूं, अपना शामन कुरैशी है, या क्यू लीग वाले हैं, या चंद लोग हैं, ऐसे नहीं है, मगर ज्यादातर जो पॉलिटिशियन आए हैं वो पहली मर्तबा एमएनए और एमपीए बने हैं। तो इस वजह से एक तो वो थोड़ी सी जज्बाती है। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज बाहर हैं उन्होंने हमेशा आज आपकी बारी दूसरी हमारी बारी इसकी चीज के ऊपर गिल्ली डंडा खेलते रहे हैं। वो पहली मर्तबा पॉलिटिक्स से बाहर हुए हैं। आप देखें कि मौलाना फजल रहमान कितना तड़प रहा है, क्योंकि उसने कभी भी कश्मीर कमेटी या कभी भी ऐसा वक्त देखा ही नहीं हो कि वो असेंबली से बाहर हो। जब ऐसे लोग बाहर होते हैं तो उनको दूसरों को आंख से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो एक तरफ उनकी आइसोलेशन जो कभी बाहर नहीं रहा, दूसरी तरफ ना तजर्बेगा लोग जो पहली मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि फिर भी पार्लियामेंट की तौकीर नहीं हो, निजाम की बेहतरी हो, उसके लिए सीनियर पॉलिटिशियन का रोल हुकूमत से ज्यादा बनता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी, हम आपकी बात की तायीद करते हैं। जरा थोड़ा सियासी मौजूदा कल्चर जो है उसकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, पीडीएम अब ये फैसला कर चुकी है कि वो मैदान में अब आएगी और उस वक्त तक रहेगी जब तक हुकूमत का हाथ पा नहीं होता। आपको क्या लगता है, लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? देखिए, लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं बन सकता। हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बनेगा मगर खतरा नहीं बन सकता। परेशानी तो देखो, हुकूमत की परफॉर्मेंस जब अपोजिशन के ऐसे हथकंडे होते हैं तो हुकूमत जो है डिफेंस पोजीशन पे आ जाती है, तो फिर उसमें जवाब देने में, उनकी तैयारी में कैबिनेट कमेटी, अगर कैबिनेट होती है 5 घंटे तो 4 घंटे फिर हमें फिर अपोजिशन के उन इश्यूज के ऊपर डिस्कस करना पड़ता है। तो अगर ये इशू नहीं हो तो अवामी इश्यूज ज्यादा जो है वो डिस्कस होंगे, हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस ज्यादा होगा। तो हुकूमत परेशान जरूर होगी मगर हुकूमत के लिए खतरा नहीं होगा, क्योंकि एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो एक रवायत बनी है 5 साल की, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। और प्राइम मिनिस्टर ने अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, 6 महीने वैसे भी इनको परवाह नहीं है। दूसरी चीज, ये जो कर रहे हैं अवाम इनके साथ नहीं है, क्योंकि अवाम इस पॉलिटिक्स को नहीं चाहती। अवाम चाहती है अगर वो अवामी इश्यूज को लेकर आगे बढ़ जाएं, जैसे कि आपके इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही साहब ने महंगाई के ऊपर काफी स्टांस उठाया है। उनका ये कहना है कि महंगाई को रोकना होगा, रोजगार पैदा करना होंगे। जब आपके इत्तेहादी ये मौकिफ अपनाते हैं तो फिर ऑपोजिशन मिलकर ये मौकिफ अपनाए तो अवाम में पजीराई तो मिलेगी।
देखिए, महंगाई इशू है, इन्फ्लेशन इशू है। आज पेट्रोल 4-5 रुपए बढ़ता तो 1% फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाती। मगर मुझे ये बताएं कि IMF की किस्त भी अभी 500 मिलियन और आ रही है। इस तरीके से हम लाइन लॉसेस के ऊपर हम नहीं चल सकते। हमें बैलेंस बजट के लिए हमें अपनी इन्फ्लेशन के साथ हमने करंट डेफिसिट को हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, रिकवरी क्या है। उस रिकवरी के अंदर हमें बेहतरी लानी पड़ेगी। अपने एक्सपेंडिचर को हमने कम जितना कर्टेल कर सकते हैं वो हमने किया है। मगर जितनी हमारे जो ऊपर जो लोगों का जो एक था कि भाई लोग इस तरीके से, उसमें जरूर उस तरीके से प्रॉपर हम भी पूरे नहीं उतरे हैं। मगर उसकी पूरी जो है कसूर या पूरी वजूहत हम नहीं है, उसकी पूरे उसके ऊपर अपोजिशन का भी कसूर है कि उन्होंने हमें बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और लोग आजमाए हुए को दोबारा आजमाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको पहले ही आजमा चुके हैं। रमेश साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लगाया कि अदारों पे हमला करते हैं। आप हुकूमत में हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन आपने बनाया, आज आपके 3 वज़रा बैठ के कह रहे हैं, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं ऐसा मामला कि 3 वज़रा बैठ के कह रहे हैं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी मेंबरान जो हैं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क्या बात हुई? मैं इन चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट इदारे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं उनका तरीक़ेकार सिर्फ उनको हटाने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाता है। ऐसे रिजाइन कौन करता है? रिजाइन तो यहाँ पे आप किसी बंदे को भी अब अगर छोड़े तो कौन करेगा? और अगर किसी के साथ कोई इशू है तो उनको रिटर्न में दें कि हमारे साथ ये इश्यूज हैं, इन इश्यूज के लिए हमें सेटिस्फाई किया जाए। क्योंकि इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो जितनी भी है उसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टी PTI है। जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनके सामने रखा जाए, उनसे मिला जाए, उनसे डिस्कस किया जाए। मगर ऐसे इदारे नहीं चलते। अगर उन इदारों को अगर हम कहें कि आज जो है वो आज हमने बनाया और 6 महीने के बाद कहें कि आप अब खत्म करें, उसके अंदर इस्लाह होना चाहिए। तो वही तो डॉक्टर साहब, जब ऑपोजिशन ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालिबा किया था तो ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि ऐसे कैसे इस्तीफा दे दें। अब हुकूमत खुद बैठी एक आईनी इदारे को उसके तमाम अमले को मुस्ताफी होने का कह रही है, तो फिर ऑपोजिशन तो उसका एज उठाएगी ना? वो तो उठाएगी और चीज भी गलत है। देखिए, मैं इन चीजों के फेवर में नहीं हूं कि इदारों को आप इदारे गलत है या सही है, मगर इदारों की रेस्पेक्ट करके आप अपने ग्रीवेंसेस उनके सामने रखें, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डालें। इन्फ्लुएंस डाल के ग्रीवेंसेस का मसला हल नहीं करें। प्रेशर टैक्टिक्स चलती है पाकिस्तान में, इदारे प्रेशर टैक्टिक्स में चलते हैं। मगर ये प्रेशर टैक्टिक्स का जो हम हकीकी जो लोग हैं वो हम चाहते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स के बगैर हमारे ग्रीवेंसेस हल हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हम चाहें कि हमारे जो भी ग्रीवेंसेस है वो इन्फ्लुएंस के जरिए हल हो, तो मैं समझता हूं फिर मादी की पॉलिटिक्स से हम नहीं निकले हैं। फिर साहब, आपको क्या लगता है आपकी हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? मैं समझता हूं कि हुकूमत बिल्कुल पूरा टाइम जो है वो हुकूमत करेगी। और ये जो सियासी दर्जा हरारत रोज बरोज बढ़ रहा है, मैं समझता हूं उसके लिए थोड़े से डिसीजन सही करने पड़ेंगे और अच्छे इकदाम उठाने पड़ेंगे। ब्लेंडर नहीं करने पड़ेंगे जैसे आज एक ब्लेंडर हुआ, जैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मतलब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाना, ये इन चीजों को मैं ब्लेंडर समझता हूं। अगर ऐसे ब्लेंडर हुए तो कभी हम किसी के खिलाफ आ जाए, एक इदारे के खिलाफ, कभी दूसरे के खिलाफ, कभी तीसरे के खिलाफ। ये नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हो, आईनी इदारों का एहतराम करना, उनके हवाले से हमें इश्यूज हो, हमारे ग्रीवेंसेस हो। हम गवर्नमेंट है, हम बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हम उनके सामने जरूर रखें। हम कमेटी बनाएं कि भाई आप इस्लाह के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाएं। हम स्टैंडिंग कमेटी में बुलाएं, स्टेयरिंग कमेटी में बुलाना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बातें करनी चाहिए, अवाम में डिलीवर करना चाहिए, गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए। आजमाए हुओं को अवाम दोबारा से नहीं आजमाती। और ये आज जो ब्लंडर हुआ, ऐसा ब्लंडर आगे मुस्तकबिल करीब में नहीं होना चाहिए, तभी हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के वक्त जब पीडीएम का उम्मीदवार जीत नहीं सका तो पीडीएम अब ये समझती है कि आगे का लाहे-अमल तय किया जाएगा। कल सरबराही इजलास है और उसमें आइंदा का लाहे-अमल तय किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर लॉन्ग मार्च किया जाए तब वो सूदमंद साबित होगा। इस्तीफों के ऑप्शन के बगैर लॉन्ग मार्च ज्यादा सूदमंद साबित नहीं होगा। जबकि बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ही तब्दीली कुछ लाई जा सकती है, वहां पर ही मुजामत की जा सकती है। अब देखना यह है कि पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी और अब तक की उनकी जो जिद्दोजहद रही, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद साहब ने। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, सेनेट इलेक्शन को लेके, सेनेट इलेक्शन का जब आगाज हुआ, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर के हवाले से जो प्लानिंग पीडीएम ने की, वो आपकी नजर में प्लानिंग कैसी थी? अब उसमें नाकामी के बाद आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत अगर ये बढ़ाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बढ़ाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई। जहाँ तक पीडीएम के कल के इजलास का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि शुरू दिन से ही लेकर 2018 के इंतखाबात के फ़ौरन बाद पीडीएम में शामिल अपोजिशन की तमाम जमातें न यकसू थीं, न रही हैं और न कल कोई ऐसी तवक्को की जा सकती है कि जो 11 जमातें हैं वो यकसू होकर एक फ़ैसला कर सकें। बुनियादी तौर पर जो ही इलेक्शन हुए थे तो उस असम्बली को जिसे धांधली की पैदावार करार दिया गया, उसमें आपको याद होगा कि हमारे इजलास हुआ था जेयूआई का और उसमें वाज़े तौर पर हमने फैसला दिया था कि कोई भी सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर में कम से कम जेयूआई जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इस फैसले के चंद घंटे के बाद ही पता चला कि पीपल्स पार्टी के एतजाज़ साहब जो है वो खड़े हैं और उनको जरदारी साहब ने जो है नामजद कर दिया है। तो इस पे मौलाना साहब गए वहाँ पर और उन्होंने उनसे बात की कि मुत्तफ़िका कैंडिडेट होना चाहिए सदारती अपोजिशन की जानिब से। तो उन्होंने कहा कि जी आप हिम्मत करें, हमने तो आदमी खड़ा कर दिया है। तो मौलाना साहब एतजाज़ की सिफारिशी बनकर नवाज शरीफ साहब के पास तशरीफ़ ले गए थे और अपना काम कर दिखाया। वापसी पे आकर उन्होंने अपने कागजात जमा करा दिए। इस तरह 2 कैंडिडेट सामने आ गए। और फिर इसी तरह डिप्टी स्पीकर का मसला था। यासिर भाई, यही वो बातें थी कि जिसके हवाले से हमने वाज़े तौर पर कहा था कि आप लोग यकसू नहीं हैं और ये तजादात के शिकार जो फैसले हैं उसमें यकीनन हम बंद गली में पहुँचे हैं। और अभी आपने देखा कि जिस इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ने के लिए 20 सितंबर 2020 को मुत्तफ़िका फ़ैसला किया गया, उस पर दस्तखत हो गए थे और सब ने इसमें हिस्सा लिया था और कहा था कि इलेक्टोरल कॉलेज को सेनेट का तोड़ दिया जाएगा, किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इस्तीफ़े देंगे। इस्तीफ़े लेकर जेब में डाल दिए गए थे और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, सेनेट उस इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ने की बात की जा रही थी। आगे चलते हैं, ये बातें वो हैं जो आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कह चुके और आपकी बातें ये दुरुस्त भी निकली। सेनेट इलेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी हो गया, तो आप क्या समझते हैं? कल पीडीएम का बड़ा अहम इजलास कहा जा रहा हो रहा है, पीडीएम के सदर कौन है? क्या मौलाना फजलुर रहमान सदर हैं, वो फैसला करेंगे? आसफ अली जरदारी के हाथ में कमान है, बिलावल भुट्टो के हाथ में कमान है, या मरियम के हाथ में कमान है? देखिए, मैंने तो शुरू में भी आपके प्रोग्राम में हर जगह कहा है कि अल्लाह ही जाने कौन सदर है। समझ में ये बात नहीं आती कि इस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है। भाई आप गए बाहर क्यों? बिस्मिल्लाह करके आप आ जाए, क़यादत फरमाए। शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को गिरफ्तार करा दिया। क्या सारे 22 करोड़ अवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि इन तमाम बातों को नहीं समझते? अभी जुमा 8 दिन हुए आपको कि आपने तमाम तर मामलात को शुरू किया। आपने उस असम्बली में कहा कि हमारे तो लोग सही कामयाब हुए हैं और तहरीक इंसाफ के और दीगर पार्टियों के जो है वो धांधली के पैदावार है, लेकिन धांधली वाले पैदावार के वोट भी आपने ले लिए और जनाब यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से। लेकिन यहाँ एक अजीब बात मैं बताऊँ आपको राना साहब कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने तो कहा था कि आफरीदी साहब जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं वो तो हमारे हैं।
अच्छी बात है। यानी ये भी पता नहीं चल रहा कि डिप्टी चेयरमैन उनके हैं तो कितना हिस्सा इस वक्त भी संजरानी साहब का, जनाब जरदारी साहब का है, जो माजी में उन्होंने उनको दरियाफ्त किया था। ये तो बता दें मौलाना साहब, अब्दुल गफूर हैदरी आपके दोस्त भी हैं, आपके शहर से भी बड़ा उनका तल्लुक है, ये क्या बना, किसने वोट उनको नहीं दिए? देखिए जी, बुनियादी तौर पर जो उन्हीं के लोगों ने इनको वोट नहीं दिए हैं। नहीं, किस जमात में दिए होंगे? मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या बलोचिस्तान से तल्लुक रखने वाली एक पार्टी जो अपोजिशन में है? देखिए, पीडीएम ने नहीं दी है ना इस वक्त तो हम पीडीएम की बात करते हैं, अपोजिशन की बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये तो देखने की बात है। हो सकता है कि दिलबरदार शौकत हैदरी साहब ने अपने आप को भी वोट न दिया हो। यहाँ पर हालात इस किस्म के सामने आ रहे हैं कि इसमें कोई बात सही तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन अजीब बात है कि जी 7 का इंसा है। आप देखेंगे कि 7 का एक ऐसा इंसा है कि वहाँ पर 7 थे, जीत गए, यहाँ पर जो है वहाँ पर 7 वोट खराब हो गए, यहाँ भी 7 वोट खराब हो गए। वहाँ पर किसी ने साथ दिया, यहाँ पर किसी ने साथ देकर साथ नहीं दिया। तो ये जो साथ चल रहे हैं दोनों चीज़ें, दो किश्तियाँ हैं जिस पे सफ़र किया जा रहा है और उस पर कहा जा रहा है कि इस्तीफे दिए जाएंगे। इस्तीफे गल सड़ गए हैं, कोई इस्तीफे की बात नहीं होगी। आप कल देखेंगे, कल एक बार फिर बिलावल साहब और जरदारी साहब मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो अब आपको क्या लगता है कि जब ये नतीजा निकल आया है, कल सर जोड़ के बैठने वाले हैं, मौलाना चाहते हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम मना रहे हैं उन लोगों को जो इस्तीफे दें, पीपल्स पार्टी ये समझती नहीं। आप कह रहे हैं मौलाना नहीं चाहते? देखिए, बात यह है कि मौलाना इस्तीफे नहीं चाहते। अगर वो चाहते तो सदर किस बात की हैं? और अगर मौलाना साहब कल से ये कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब इस्तीफे ज़रूरी है, तो फिर फैसला किसके हाथ में है? क्या फैसला बिलावल के हाथ में है? क्या फैसला किसी गैर मरी कुव्वत के हाथ में है? अगर मौलाना साहब इस्तीफे देना चाहते हैं तो उनके अपने लोग कहाँ गए? उनके अपने लड़के का इस्तीफा कहाँ गया? हमारे जितने भी बलूचिस्तान में MP हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, उनके इस्तीफे तो आप दे सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप मफादात हासिल कर रहे हैं। अगर आपने इस्तीफा देना था तो फिर ये इलेक्शन क्यों लड़ा? आपने इस्तीफा देना था तो फिर आपने ज़िमनी इलेक्शन क्यों लड़ा? अगर आपने इस इलेक्टोरल कॉलेज को ख़त्म करना था तो उसके लिए तगदोकी की बात की गई। अब आप देखें कि एक तरफ आप मफादात की हुसूल की कोशिश करते हैं और दूसरी जानिब ये बात करते हैं। क्या मौलाना का परसों चौथ बयान नहीं था कि अगर हमें हराया गया तो हम सारा पंडोरा बक्स खोलेंगे? तो आप जीतना चाहते हैं, इदारों के अंदर रहकर जीतना चाहते हैं, और जब हार जाते हैं फिर इस्तीफे की बात करते हैं। इसलिए आज तक जो ये नैया किनारे नहीं लगी है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्या इस वक्त और कुछ नहीं हो सकता। अगर मौलाना जैसी शख्सियत की बात नहीं मानी जाती, वो किसी और का इस्तीफा नहीं, PDM से तो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, इसमें यकीनन सुबह बात करते हैं, शाम को जो है ना दोबारा बात की जाती है। और इस वक्त भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरीके से है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने खुद कहा कि जनाब न्यूट्रल है हमारे यहाँ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसने बात करके उनकी न्यूट्रलिटी का जो है वो फतवा दे दिया था? ये तमाम बातें जो है वो ये दो हाथी के दांत है, वो काने के और है और दिखाने के और है। मौलाना साहब, लॉन्ग मार्च आ गया, पिछले लॉन्ग मार्च में आप साथ थे, आपने बड़ा साथ दिया। इस लॉन्ग मार्च में आपको लगता है कि मौलाना साहब अपनी वो तादाद जो उन्होंने दावा किया है और जो मदरसे के बच्चे हैं जो कहा जा रहा है, उनको लेकर पहुंच जाएंगे? और क्या इस दफा पीपल्स पार्टी नून लीग हाथ तो नहीं करेगी? देखिए, हमने तो वाज़े तौर पर अपने दोस्तों को, अपनी पार्टी के लोगों को हाथ जोड़ कर कहा है कि या तो आप घर बैठे रहे, रमज़ान की आमद है, और आप एक सुराख से 2 बार अपने आप को 3 बार न डसवाएं। लेकिन अगर आपने जाना है ज़रूर जाएं जमहूरियत की बहाली के लिए, लेकिन 26 मार्च के बजाय आप 29 को निकले घर से, ताकि 3 दिन इनको मिल जाए, सहरोज़ा ये तबलीगी लगा दे कम अज़ कम पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले, पता चल जाए दुनिया को कि 26 से लेकर
30 तारीख तक कितने लोग इनके जमा हो जाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वो सूरत हाल सामने नहीं रहेगी, इसलिए इनके साथ अभी मजबूरन उन्होंने इस्तीफ़ों को रद्दी कर दिया है। खुद मौलाना फजल रहमान साहब और तमाम को इस बात का यकीन है कि इन हालात में सूरत हाल वो नहीं रहेगी और इसमें यकीनन लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू होने से पहले ही उन्हें फलाह नजर आ रहा है। इसलिए उसके साथ जो है उसका आपने कहा था कि मियां साहब को बाहर भिजवाना था, इसलिए ये किया गया। अब का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से आपका ये कहना था कि मरियम बीबी को बाहर भिजवाना है, लेकिन मरियम साहिबा तो आज कहती हैं ट्रे में रख के भी ये मुझे पासपोर्ट दे दें तो मैं ठोकर मार दूंगी। यासिर भाई, इस बात की ज़रूरत क्यों दरपेश है कि बार बार वो कहती हैं? उस दिन भी उन्होंने बिलावजह कह दिया कि ये एक छोटी सी सर्जरी है लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। भाई घर की सर्जरी है एक खातून के हवाले से, इसको आपने मीडिया में क्यों लाना है? जब आप जाना ही नहीं चाहती तो इस बात को कहने की क्या ज़रूरत है? ये एक पैगाम है और ये पैगामात माशाल्लाह दिए जा रहे हैं और बात की जा रही है। और जब वहाँ पर सर्जरी वाली बात नहीं गली तो फिर परवेज जिस तरीके से उन्होंने बात की लतीफ़ साहब ने, तो उन्होंने ये बात सामने ला दी है और मैं समझता हूँ कि ये बात आगे बढ़ेगी। और इसलिए मैं इसे रेंटल मार्च कहता हूँ कि पिछले मार्च में जनाब नवाज शरीफ साहब ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाकर अब फिरार की जो कोशिश की और कामयाब रही है। और इससे आप देखेंगे कि जो ही अगर शुरू हो जाता है और कल फैसला हो जाता है किसी सतह पर, तो फिर मरियम साहिबा की वापसी के लिए रास्ता हमवार होगा। और इसके लिए बार बार आज भी आप देखिए कई बार उन्होंने ये बात की है मीडिया के साथ कि मैं नहीं जाना चाहती। भाई कि बेच कौन रहा है? आपके तो जमानत की मनसूखी की बात की जा रही है, तो ये जो कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता, तो ये इस बात की दलील है कि खुदा के लिए मौलाना फजल रहमान का इस लॉन्ग मार्च के बाद क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या इस लॉन्ग मार्च के बाद कुछ लोग उन्हें छोड़ जाएंगे, या मौलाना साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, या सियासी मफादात क्या होंगे? देखिए, हमने एक वर्कर की हैसियत से, कारकुन की हैसियत से जब हालात को देखे, मैं खुद इस बीमारी के बावजूद 12-13 दिन जो है मैं इस्लामाबाद बैठा रहा तमाम चैनलों पर, और मैंने हाथ जोड़े, दोस्तों से भी कहा, अपनी पार्टी से भी कहा, जो जो बातें हमने जिन खदशात का इजहार किया था तमाम चैनलों पर ये रिकॉर्डेड है, वो तमाम के तमाम पूरे हो गए थे। और हमने ये बात की थी कि जब भी इनको यानी ये न अदारे छोड़ना चाहते हैं न इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, और साथ साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो तमाम मनासिब मिल जाएं, और जब वो नहीं मिलते हैं या उनको वहाँ पर शिकस्त होती है तो फिर दोबारा वो उसी तरफ कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि JUI के हवाले से जो हमारी पार्टी है और हमारा दिल चलता है, और हम समझते थे कि JUI को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से बंद गली में हमारी पार्टी को पहुँचाया जा रहा है, मियाँ साहब तो अपने घर बैठ गए हैं, वो अपने उन महल्लात में बैठे हुए हैं, और जनाब जरदारी साहब जो है अपने तमाम तर मफादात हासिल कर रहे हैं, उनकी हुकूमत चल रही है। सारा का सारा नुकसान अगर आप देखेंगे, सेनेट के इलेक्शन को देखें, दीगर तमाम मामलात को देखें, आज़ादी मार्च से लेकर अब तक की सूरत हाल को देखें, तो सारा का सारा नुकसान वो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम बर्दाश्त कर रही है। राहें जुदा की हैं, तब से एहतसाब के इदारों का शिकंजा जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे के गिर्द तंग होता जा रहा है। अकरम दुरानी साहब को भी बुलावा आ गया, मौलाना फजल रहमान समेत उनके करीबी साथियों को भी बुलावे, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं तो समझता हूं कि हमारे जो एहतसाबी इदारों का भी एहतसाब होना चाहिए। अभी तक जो सूरत हाल है उसमें यकीनन हम समझते हैं कि एहतसाब के हवाले से अगर वो एहतसाबी इदारे वाकई ईमानदारी के साथ और इखलास के साथ काम करते तो आज ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो सूरत हाल होती है और जो NRO और मामलात तय किए जाते हैं, ये मौजूदा हुकूमत कहती कि मैं NRO नहीं दे रहा हूँ, तो नवाज शरीफ साहब तो NRO लेकर जाकर यहाँ से बैठे हैं। क्या वहाँ पर सूबाई पंजाब की हुकूमत, क्या बुज़दार साहब, क्या यास्मीन राशिद साहिबा, ये तमाम के तमाम उस NRO में मुलविस नहीं थे? क्या इदारे मुलविस नहीं थे? क्या उनके जो टेस्ट रिपोर्ट थे उसमें जो वो जालसाजी? आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? PDM इकट्ठी रह सकेगी या नहीं रह सकेगी?
देखिए, अब आप कल देखेंगे, आने वाले दिनों की बात नहीं है, कल आप देखेंगे कि आप दोबारा एक और वीटो के हवाले से बात होगी और इसके बाद सूरत हाल आपके सामने आएगी। और हम ये समझते हैं कि जो खेल खेला जा रहा है उसमें यकीनन जरदारी साहब जिस तरह खेल रहे हैं, और आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी का फैसला पीपल्स पार्टी ने किया और फिर उसे पीडीएम ने गोद लिया मजबूरी के साथ। फिर चेयरमैन का भी फैसला पीडीएम से नहीं हुआ था बल्कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया, तो फैसले वो खुद अनाउंस करते हैं। और अभी भी उन्होंने कहा कि जनाब एटम बम है वो इस्तीफा, और एटम बम तो आपको पता है कि सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हुआ लेकिन एटम बम इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में यही सूरत हाल पीडीएम का भी होगा कि उसका इरादा बिगड़ जाएगा, लेकिन इस्तीफे जो है वो। क्या हुआ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान वाले का? देखिए, उन्होंने 18 तारीख उन्होंने की है, दी बुलाया है उनको, और JUIF को बुला दिया है ताकि देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं और हमने अपने हवाले से जो बात की है इस तरह हम समझते हैं कि हमारा केस मजबूत है, क्योंकि खुद उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और उन्होंने कहा कि फे को हटाओ। जाहिर है कि फे मौजूद था जिसको हटाने की बात की गई है। इस तरह हमारे वकील ने जो केस दायर किया है उस पर 18 तारीख को जो है फरीक सानी को भी बुलाया गया है। सही। और पीडीएम के हवाले से आपको ये लगता है कि पीडीएम के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किए जा रहे हैं, कल भी कोई वीटो करेगा और इनका साथ रहना मुमकिन नहीं है? बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कल पीडीएम का सरबराही इजलास है। 3 बड़ी पार्टीज, उनके 3 मौक़िफ़ हैं। हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन हर पार्टी के सरबराह का ये कहना है कि पीडीएम जो फैसला करेगी उसी को लेकर आगे चलेंगे। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहती है और सड़कों की सियासत नहीं करना चाहती, तो देखना यह है कि कल के सरबराही इजलास में फैसला क्या होता है। राना साहब से मजीद तफसीलात जानते हैं। राना साहब, लॉन्च को लेके मौलाना और नून लीग उनका मौक़िफ़ एक है और उसके साथ साथ इस्तीफों का मौक़िफ़ भी कायम है, जबकि पीपल्स पार्टी का ऐसा दिखाई नहीं देता। तो कल ये फिर किस नतीजे पर पहुंचेंगे? कोई नतीजा नहीं निकलेगा यासर। एक चीज़ तो फाइनल है, इस बात को लिख के रखना आप, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इस्तीफे नहीं देगी। इस्तीफे देने होते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ते, इस्तीफे देने होते सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते, इस्तीफे देने होते तो बाकी दीगर मामलात करते। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर यह फैसला कर चुकी है, उनकी जमात के अंदर फैसला हो चुका है, जरदारी साहब ये फैसला कर चुके हैं, बिलावल ये फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत में भी इस्तीफे नहीं देने। इस्तीफ़ों का ऑप्शन डराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। और मैं आपको बता दूँ, मेरी आज बड़े एक सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा से बात हुई, तो मैंने कहा जी क्या इस्तीफे देने जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी किस वजह से, क्यों इस्तीफे दें, किसने कह दिया इस्तीफे दें? मैं कहा मरियम कह रही है कि हमने उनकी बहुत सी बातें मानी, अब उन्हें माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी मरियम ने हमारी कौन सी बात मानी है, हमने अपनी बात मनवाई है। अगर हम नहीं होंगे तो ये पीडीएम भी नहीं होगा, हम नहीं होंगे तो मरियम को पूछने वाला कोई नहीं होगा, हम नहीं होंगे तो मौलाना को पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने कहा। भाई बात भी ये दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ भी तो मजबूत है ना, बिल्कुल बड़ी मजबूत है। उनकी जमात के अंदर कोई तजाद नहीं है, वो अपनी क़यादत के साथ करें। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको मुतनाज़ा नजर आएंगी, बहुत से बयानात पे बहुत से लोग अलग-अलग खड़े नजर आएंगे। तो यासर कल का जो इजलास होगा ना, इस पर एक बात ज़हन में रखें, ये फैसला ज़रूर होगा कि लॉन्ग मार्च किया जाए। पीपल्स पार्टी कहेगी कि हम भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, मुस्लिम लीग नून कहेगी हम भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, मौलाना फजल रहमान को कहा जाए जनाब आप आगे लगें, मौलाना साहब फिर कहेंगे मैं ये अदालती जंग लड़ूंगा चेयरमैन सेनेट के हवाले से। मैं आपको पहले बता देते हैं ना जो कल फैसले होने। उसके बाद कहा जाएगा जी इस्तीफ़ों का ऑप्शन मौजूद है, इस्तीफे हमारे पास आ गए हैं, हम लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़ों का कार्ड खेलेंगे। उसके बाद कहा जाएगा जनाब कि हो सकता है हम सेनेट में भी अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। फिर कहा जाएगा पंजाब के अंदर हमारे राब्ते पूरे हो गए। फिर उसके बाद कहा जाएगा ये लॉन्ग मार्च जो है पूरे पाकिस्तान से आएगा और अब हम लॉन्ग मार्च करके फैसला मौके पे करेंगे कि वहां पे कितने दिन बैठना है, कितने दिन बैठना। मैं आपको फैसले पहले बता रहा हूँ ना, ताकि कल जब प्रोग्राम करें तो आपको पता हो कि फैसले क्या है। राणा साहब, अदालती जंग जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से लड़नी है, तो नीचे वाली सीट पे सोच विचार नहीं करनी कि वो किधर गए? अल्लाह भला करे, बड़ी अच्छी बात की आपने, सोच विचार भी करनी है।
तो मैंने तो पहले ही कहा था ये तो फैसला कर लें, ये वोट जो डालने गए थे ये सेनेटर हैं, कोई परचून वाली दुकान वाला नहीं है जिसे पहली दफ़ा वोट डालना था जिसे पता नहीं चला। मुझे एक बताएं, वहाँ पे बैठे हुए 98 वोट कास्ट हुए ना, 98 कास्ट हुए ना, उसमें से 7 ही ऐसे मेंबर थे जिनको पता नहीं था स्टैंप कहाँ लगानी है चेयरमैन सेनेट पे, बाकी सबको पता था ना। तो जब बाकी सबको पता था तो इन 7 को क्यों नहीं पता था? सोचने वाली बात है ना, ये भी तो एक सवाल होगा। तो फिर उन्हीं 7 अफराद ने नहीं, उन 7 नीचे जाके राणा साहब उन 7 को ये पता था कि कहां पे लगानी। हाँ तो बस ठीक है ना, वो उन 7 उन्हीं 7 को तो ये पता था, मैं यही उन्हीं 7 को तो पता था मैंने कहां पे लगानी है, और डिप्टी चेयरमैन पे भी उन्हीं 7 अफराद को पता था हमने कहां पे लगानी है। तो ये ध्यान में रखें, बल्कि 7 से ज्यादा बन गए ना नीचे। हाँ जी, तो उनको तो पता था, तो ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक होगा। 53 हो गए ना, तो वो भी तो चेक करें ना कि वो ऊपर की तरह निकल गए। वो बड़े परेशान है, अगर 49 बनते थे तो 44 पड़े ना। मैं और बड़े परेशान है अब्दुल गफूर हैदरी साहब, वो यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ किस किस ने कहां पे क्या क्या हाथ किया। वो कह रहे हैं मेरे भी वोट इसी तरह बढ़ जाते तो इज्जत रह जाती। ये करने वाले कौन है? वो बड़े इस पे परेशान है, मैं बिल्कुल जेन्युइन कह रहा हूँ, बड़े परेशान है कि हर दफा उनके साथ क्यों होता है। सदारती उम्मीदवार बने तो उस वक्त भी वोट उनको कम पड़ते हैं, यहाँ पर जाए तो यहाँ पे भी वोट कम पड़ते हैं। आखिरकार क्या वजूहात है कि उन्हें ही वोट कम क्यों पड़ते हैं? ये बड़ी खौफनाक उनके अंदर एक फजा बन चुकी है। और मैं आपको बता दूं, ये सेनेट के इलेक्शन के बाद ये पीडीएम मजबूरन अपना एहतजाजी मार्च करने जा रही है, और इस एहतजाजी मार्च के बाद ये एक दूसरे के खिलाफ मार्च करेंगे, ये भी लिख लीजिएगा। चलें देखते हैं सूरत हाल। अब अभी तो कल एक रौला पड़ना है, कल देखते हैं कि कल एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो पाते हैं या नहीं पाते। जब आपके बयानात, आपके तजादात सब सामने हों और मौक़िफ़ सबका तब्दील हो तो फिर एक नुक्ते पे मुत्तफिक होना मुश्किल दिखाई देता है। राना साहब, एक बयान आया लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का, जिसके बारे में आज मरीम नवाज़ को वजाहत देना पड़ गई कि वो सियाको सबाक से हट कर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। बुनियादी वजह यह बनती है कि ऐसे बयान ऐसी जमात से ही क्यों सामने आते हैं जिनका एक बयानिया मखसूस इदारे के खिलाफ और रियासत के खिलाफ सेट हो चुका। या सर, एक तो बिल्कुल सीधी सी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रहेगा, इंशाअल्लाह ताला रहेगा। कोई सियासी जमात, कोई सियासी रहनुमा ये पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकता। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे बना है, हमारी जान भी कुर्बान। और ये पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है। हमारे बड़ों ने, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं और लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं। इस पाकिस्तान को तोड़ने की बात करने वालों पे पूरी कौम जो है उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आज मरियम साहब ने ये बयान तो दे दिया, साथ मरियम साहब ने जो बाकी बयान दिया है कि जी जवेद लतीफ़ साहब बड़े बेहतरीन, हम उनके साथ हैं जी, उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है। साथ ये भी कहा है ना, आपने पूरी सुनी। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात मैं आज आपको बता दूं, जवेद लतीफ़ के बयान पर मुस्लिम लीग नून अंदर से तकसीम हो गई है। हमजा शहबाज का बयान आया कि जवेद लतीफ़ के हक में नहीं, शहबाज शरीफ का बयान आया कि जवेद लतीफ़ के हक में। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़े बड़े नजरियाती लोग मौजूद है, ख्वाजा साद रफीक साहब तो जैसे, उनका बयान आया? नजरियाती शख्स कभी भी पाकिस्तान के तोड़ने के हक में दिए गए बयान के हक में नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा बात। अब तो अफसोस करता हूं, अब तो मुझे अफसोस है पाकिस्तान के उन अदारों पे, उन लोगों पे कि जनाब जिनके इसके बयान के बाद क्या हुआ है आपको पता है? जवेद लतीफ़ के बयान के बाद पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के पुलिस को चैलेंज किया गया। एक वीडियो आप देखें जरा, हम आवाज नहीं सुना सकते, उस वीडियो में किस तरह की गालियां निकाली गई। अगर इसे स्क्रीन पे दिखाया जाए तो नजर आएगा। ये देखें, ये उसी रात ये जवेद लतीफ़ के हक में डंडे लेके निकले हैं, ये लोग गालियां निकाल रहे हैं और डीपी ऑफिस के सामने जाते हैं, डीपी ऑफिस के सामने से गुजरते हैं, शेहूपुर के सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं और ये डंडे पकड़ के गालियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी गंदी गालियां निकालते हैं, तो टीवी पे नहीं सुना सकते। तो कहां था वहां पे डीपीओ, कहां थी वहां की पुलिस? क्यों नहीं इनको रोका? आम आदमी अपने हक के लिए निकले तो आप उन्हें उन पर डंडे बरसाते हैं, आप उन्हें पकड़ के बंद कर देते हैं। और यह शख्स जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है उसके लिए हक पे ये डंडे पकड़ के निकले। नजर आ रहे हैं डंडे आपको? ये डंडे पकड़े हुए हैं, क्या ये हथियार नहीं है? क्या इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी? लेकिन पुलिस वहां पे सुख की बांस ली जाती रही, डीपीओ साहब सुख की बांस ली जाते रहे, नीचे डीएसपी सुख की बांस ली जाते रहे। और वो डीएसपी तो यहां तक मेरे सुनने में आया कि इनके, मुझे नहीं पता क्या नाम है, लेकिन वो सब साथ साथ फिरते रहे, लोगों को कहते रहे दुकानें बंद कर दें। क्यों कर दें? ये दहशतगर्दी नहीं है?
पहले वो आप गाली निकालें, इस मुल्क को तोड़ने की बात करें, मुल्क के इदारों के खिलाफ जाएं, फिर आपके लोग हाथों में डंडे पकड़ के रोड्स को ब्लॉक करें। ये सब कुछ यासर ये क्यों नहीं नजर आता मुस्लिम लीग नून की क़यादत को? ये पीडीएम की क़यादत को क्यों नहीं नजर आता? ये पाकिस्तान की पुलिस को क्यों नहीं नजर आता? क्यों इस तरह खुलेआम देंगे? इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो गाली निकाले उसको आजादी दे दो, जो मर्जी कर दो। नहीं, ये नहीं होगा। पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान जो है इसके लिए यासर हम सब कुर्बान हैं। जो पाकिस्तान इस बात के स्लोगन पे अमल करना चाहिए, एक कौम एक मंजिल, और अपने वतन से अहद करना चाहिए कि वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये बाजू ये तेशा तू जो लेना चाहे, ये मट्टी ये गेहूं तू जो लेना चाहे। और ऐसे अनासर जो मुल्क को कौम और रियासत के खिलाफ बोलते हों उनकी निशानदही भी होनी चाहिए और उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए, बशर्त ये कि आप एनालिसिस करवाएं कि वो किस मंतिक के तहत बात की गई। ऐसे अनासर का बखूबी एहतसाब भी होना चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पेश आने वाले वाक़े पर। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल पर जो हमला किया गया, क्या वो हमले से पहले बाखबर थे? और ऐसी सियासत में अदम बर्दाश्त जन्म क्यों ले रही है? हम अपने कारकुनान को पैगामात क्या दे रहे हैं? राना साहब, आज का वाक़या, उसका अहाता किस नज़र से करेंगे और आने वाले दिनों में सियासत में क्या बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं, सियासत में बेहतरी आएगी। मुझे आज के वाक़े के बाद तो ये लग रहा है कि कुछ दिनों बाद, क्या कल से ही, अब कारकुन जो हैं एक दूसरे के दस्ते गिरबां होंगे। यानी आप ये देखिए कि पीछे फिर वो उस मारने वाले कारकुन का क्या हाल किया? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये होगा। आप मुझे ये बताएं, क्या आप क्या समझते हैं ये कारकुन अपनी क़यादत की मोहब्बत में है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बाकायदा प्लानिंग के तहत वहां लोगों को भेजा गया, वो कोर्ट्स के अंदर आए, अंडे मौजूद थे, स्याही मौजूद थी, खवातीन बाहर मौजूद थी, इनके अपने लोग मौजूद थे, प्लानिंग की गई थी यहां से बच के जाए तो यहां पे पकड़ ले। ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अंडा मारा गया, स्याही फेंकी गई, उनके तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उसको पकड़ लिया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर आप एक वीडियो देखें सुबह, आप तो सुबह से बैठे हुए चैनल पे कि खवातीन बाइट जूतियां पकड़ के खड़ी हैं, पुलिस बेबस नजर आ रही है, बाकायदा तौर पे गालियां दे रही हैं। ऐसी ऐसी गालियां आप नई चैनल पे दिखा सकते, नई टीवी पे दिखा सकते, नई बात कर सकते। तो इनको कोई ना कोई तो बेचने वाला था ना, इनके पीछे कोई मौजूद था। क्या इसकी मजम्मत मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बेहतरीन लोग बैठे हैं अभी तक उनकी तरफ से क्यों नहीं आई? सिर्फ अज़मा बुखारी की तरफ से आई है। उस्मा बुखारी साहब ने कहा तो आपको बदला जो आपने किया उसको चुकाना पड़ेगा। ये क्यों हम कह रहे हैं? यासर ये ना करें बात करके उसके बाद कह दिया चले उस्मा बुखारी की मेहरबानी, उसने इस पे मोहम्मद की, बाकी की आदत किधर है? बाकी क्यों इस पे बोल रहे? बाकी क्यों खामोश है? कल क्या मैं आपको यह भी बता दूं यासर, अब होना क्या है? अब इन सियासी जमातों को जो रहनुमा जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, खदशा है जो जहां जल से जुलूस में जाएगा, दूसरी जमात का कारकुन आएगा उसके ऊपर सही फेंक देगा, कोई जूता फेंक देगा। अब तो ये सियासत, यानी बरसों और दहाइयों की सियासत खाक में मिल जाएगी अगर इस तरीके का तर्ज अमल अपनाया गया और यही सब हमको पढ़ाया गया। तो फिर किधर जाएंगे? कौन सा असलूब सिखाएंगे? कौन सा नजरिया ठीक करवाएंगे? नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत की बात करेंगे जहां पर किसानों का एहतजाज ऐसा है कि उसमें दमखम ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा। हिटलर मोदी को परेशानी पड़ी हुई है और किसानों के इरादे भी पक्के हैं और मकान भी पक्के हैं। राना साहब से मजीद बात करेंगे। राना साहब, दिल्ली के बाहर क्या होने जा रहा है? क्या इसकी रोकथाम हो पाएगी? आप 4 माह तकरीबन होने वाले हैं और कोई इसका नतीजा नहीं निकल पा रहा। देखिए, नतीजा तो ये निकला है कि 4 माह से सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में सिख किसान वहाँ मौजूद हैं। अब उन्होंने क्या किया, दिल्ली वाले तो अब हुकूमत के लिए अजाब बन गया, दिल्ली हुकूमत के लिए और नरेंद्र मोदी हुकूमत के लिए भी। सिखों ने क्या किया कि दिल्ली के बाहर जहां सिखों को रोका गया है, इन्होंने सिखों को रोकने के लिए वहां पे आपको पता है 4 दीवारी एक सुरंगें बनाई, वहां पे एक बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी और ऐसा सिस्टम बना दिया कि किसी सूरत में कोई अंदर ना आ सके और ये नीचे से सुरंगों की जरिए जाए जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा दे। अब सिखों ने क्या किया, सिख किसानों ने, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जनाब, इन्होंने दिल्ली के सरहद जो है दिल्ली की, उसके बाहर पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा ऐसी तो तुम्हारी, ऐसी तो ऐसी तैसी। अब वहां पे वो अपनी फैमिली से लेकर आने लगे हैं और अपनी सब्जी और फ्रूट की मंडियां भी वहां बनाने लगे हैं। ये आपको नजर आ रहा है? ये मकान कोई अमृतसर में नहीं बना रहे, इंतजाम तो कर ही लेगा। नहीं, देखें किसान ने करना शुरू कर दिया ना। अब जो नरेंद्र मोदी है, अब उसके लिए परेशानी बन गई। वो समझता था ये उठ के चले जाएंगे। पहले उसे पता चल गया था, उसकी अदालत ने रिपोर्ट दे दी थी। हमने पहले बताया था कि माशियत तुम्हारी डूब रही है, हर चीज़ खत्म हो रही है। 2 माह बाद तुम्हारे मुल्क में अनाज नहीं होगा अगर ये किसान तुम्हारे साथ ना होवे।
अब किसान वहां पे पक्के मकान बनाने शुरू कर दिया, यासर पक्के मकान, ये तो दूसरी टेंशन होगी, ये तो जमीन पे भी कब्जा हो गया जी, वो एक जमीन छुड़ाने के बाकी भी कब्जा हो गया। और ये यहां पर नहीं होगा, मैं आपको अगली बात बता दूं, ये भी फैसला हो गया है कि किसान जो है दिल्ली के बाद बंबई, हरियाणा, जहां जहां पे भी इनकी हुकूमत है वहां पे उनके बाहर इसी तरह किसानों को कहेंगे कि शहरों के बाहर आ जाए, जहां दूसरे शहर की मिलती है सरहद मिलेगी या दूसरे शहर का सिलसिला शुरू होगा, वहीं पर ये पक्के मकान बनाना शुरू कर दें ताकि कोई हुकूमत की गाड़ी ना अंदर जा सके ना अंदर से बाहर आ सके। अब मुझे बताएं, जब पक्के मकान बन जाएंगे, यहां पे वो शिफ्ट हो जाएंगे, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे मंडियां लगाएंगे, यहीं पे सब कुछ होगा, तो अब अंदर से बाहर किस तरह आएंगे? अगर दिल्ली बंद हो गया, दिल्ली में आमदोरफ्त बंद हो गई, तो भारत बंद हो गया। यासर भारत की मौशियत, भारत का तमाम सिलसिले, मल्टीनेशनल कंपनियां तो वैसे ही वहां से भागना शुरू हो गई हैं कि अब क्या करेंगे? आपको पता है ना, दिल्ली ही सब कुछ है, हब ही दिल्ली है। तो अब ये दिल्ली के साथ होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी का तशद्दुद, नरेंद्र मोदी का फसाद, नरेंद्र मोदी की जमात आरएसएस जो है, उनके गुंडों की सिखों के बेस पे जाकर वहां पे बदमाशियां सब नाकाम हो गई हैं। अब एक ही है, नरेंद्र मोदी एक ही फैसला कर रहा है, जो उसने जिसके लिए इजलास भी बुला लिया है कि आप फौज को इस्तेमाल करें, लेकिन सिख फौजी इसके लिए तैयार नहीं है। हिंदू फौजी जो है वो भी डर रहे हैं कि हम जाएंगे। यानी किसानों के खिलाफ एहतजाज जो था, किसानों के खिलाफ मज़ाहमत जो आपकी थी, वो तो कामयाब नहीं हुई। उनका एहतजाज किसी हद तक कामयाब हो चुका है और आने वाले दिनों में वो एहतजाज में मजबूती भी लाने जा रहे हैं। नाज़रीन, से मुझे और अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।